Hello students, welcome to Divine Learning. Separating the components of a mixture हमारा टॉपिक चल रहा है और हम कई तरह के ऐसे मेथड्स को देख रहे हैं। ये फिजिकल मेथड्स है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये फिजिकल प्रोसेसेस हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आप तो जानते ही हैं कि मिक्सचर में कई तरह के सब्सटेंस मिले हुए हो सकते हैं और इनके मिलने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है कंपाउंड की तरह। तो उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन को कराए हुए फिजिकल मेथड से। हमने अब तक में कई तरह के फिजिकल मेथड्स को देखा है जिनकी मदद से हम अलग अलग तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसके कंपोनेंट्स का नेचर क्या है, उनका फिजिकल नेचर क्या है। तो हमने कई तरह के मेथड्स को देखा है। करीब करीब हमारे ये लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। एक दो और भी कुछ प्रोसेस हैं जिन्हें कि यहाँ पर डिस्कस आज हम लोग कर लेते हैं। अपने लास्ट क्लास में हमने देखा था दो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट वाज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिसिबल लिक्विड्स को हमने कैसे सेपरेट कर दिया था डिस्टिलेशन प्रोसेस से और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। दोनों में थोड़ा फर्क था कि हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कि उनके कंपोनेंट्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पर इनके कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट उसमें डिफरेंस 25 डिग्री से भी कम है, वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। साथ ही कभी कभी ऐसे कंडीशंस भी आ जाते हैं कि दो नहीं कई तरह के कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो हमारे लिए यूज़ है उसमें से एक दो यूज़ का जिक्र करेंगे। सबसे पहले एयर। हम जानते हैं एयर के बारे में कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, स्पेशली नाइट्रोजन which is in maximum amount and that is 78%, oxygen almost 21%, slightly less than 21%, then organ is slightly less than 1%, and then carbon dioxide and some other gases and pollutants. तो ये तो मिक्सचर है, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये कोई कंपाउंड नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है तभी वो एयर कहलाएगा। आप चले जाइए कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए या जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन है या बस स्टैंड है या जहाँ पर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ढेर सारी रेलगाड़ियाँ आती जाती रहती हैं दिन भर, तो वैसे जगहों पर तो पॉल्यूटेंट्स काफ़ी होते हैं, तो मे बी कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो, अदर गैसेस ज़्यादा हों, ऐसा भी होता है। या जहाँ पर पेड़ पौधों की काफ़ी स्कार्सिटी है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी कुछ महसूस हो सकती है, फिर भी तो वो एयर है। यानी कि एयर का कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं है। प्रेजेंट में जो उसका कंपोजिशन हमारे आसपास देखा जाता है उसे हम याद करते हैं, उसे हम किताबों में पढ़ते हैं। तो हमारा जो एयर है इसमें कई तरह के गैसेस हैं और यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि हम कैसे इन गैसेस को फ्री कर दें, अलग कर लें। नाइट्रोजन अलग हो जाए अलग टैंक में, कार्बन डाइऑक्साइड अलग टैंक में, ऑक्सीजन अलग टैंक में, ऑर्गन अलग टैंक में, अलग अलग गैसेस अलग अलग टैंक में हो जाए। तो सेपरेशन का यहाँ जो तरीका होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होना है। जैसे देखिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये एयर है, दिस इज एयर। ये एयर क्या है, इसमें कई तरह के गैसेस हैं और वो किस फॉर्म में है, लिक्विड गैसियस फॉर्म में है। एयर जो पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो तो गैस के फॉर्म में है, इसमें बहुत तरह के गैसियस स्टेट में है और कई तरह के गैसेस इसमें मिले हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लिक्विफाई करते हैं।
हवा को लिक्विफाई करना है। सामान्य तौर पर आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर घटा देंगे, तो हम इसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने लिक्विफाई कर दिया। कैसे किया? इसे हमने लिक्विफाई किया, चलिए लिक्विफाई कर दिया। कैसे लिक्विफाई किया? दो तरीका है। पहला इंक्रीजिंग प्रेशर और दूसरा डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, हमने इसे लिक्विफाई कर दिया। लिक्विफाई कर दिया तो अब ये एयर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। अब ये एयर लिक्विड फॉर्म में हमें मिल गया। हमने टेम्परेचर काफी घटा दिया है और प्रेशर बढ़ा दिया है। अब ये लिक्विड एयर हमें मिल गया। अब देखो लिक्विड एयर जब हुआ, काफी ठंडा जब हम कर देते हैं, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसे हम अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम लोग सॉलिड CO2 बोलते हैं या ड्राई आइस के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमको ड्राई आइस मिल जा रहा है, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का तो काम तमाम हमने कर दिया, उसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? तो चलिए हम यहाँ पर एक कुछ एग्जिट दिखा देते हैं इस ढंग का, और हमने इसे कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में निकाल लिया। सॉलिड CO2 जिसे कि कहते हैं हम लोग ड्राई आइस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया। अब इस हवा में बचा क्या? अब इसमें क्या बचा है? लिक्विड एयर है। अब इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन आप जान रहे हैं ये 78% है। ऑक्सीजन ये 21 हम लोग राउंड में याद करते रहे, बट ये थोड़ा कम होता है, समझे ना, 20.9 वगैरह के आसपास रहता है ये 21%। इसके बाद थर्डली अबंडेंट गैस जो होता है वो होता है आर्गन। आर्गन होता है 0.9%, यानी कि 1% से थोड़ा सा कम है। बचा कितना? 0.1% बचा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 0.4% आपने पढ़ा होगा। अदर गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स बाकी में आ गए जो कि 0.1 तक पहुंचा दे करीब करीब। तो दिस इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ आवर एयर, ठीक है। इसमें से अब देखिए हमने देखा अब तक में, जैसे ही हवा को हमने गर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, बेसिकली ये तीन गैसेज हैं जिन्हें कि सेपरेट कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सेपरेट कैसे किया जाए? तो ये लिक्विड एयर है। लिक्विड एयर, किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो फिर से वो वेपर बनेगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस में तो हमने यही देखा है कि ये मिसिबल लिक्विड्स को जब गर्म करते हैं तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, जो जितना जल्दी बॉइल करता है वो सबसे ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी जो लेट से बॉइल करते हैं, जो लेट से वेपराइज होते हैं या इवेपोरेट होते हैं, वो उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो जो ज़्यादा पीछे रहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसे फिर से वापस गिरा देता है कंडेंस करके। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो आसानी से बॉयल हो गए थे, जिनका वेपर आसानी से बन गया था, वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसे भी डिस्टर्ब करके कंडेंस करने की कोशिश करता है, बट पीछे से जो आ रहा है और भी वेपर गर्म हो करके वो उसे बैकअप देता है, उसे एनर्जी देता है, जिसके एनर्जी से वो फिर से वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है और बाहर निकलता है जहाँ कि हमें उसे ले जाना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़ा है, ये तरीका, ये कंसेप्ट है। तो अब इस लिक्विड एयर को अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, अब ये देखते हैं। तो चलिए सपोज ये लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर, अब इसे गर्म किया जा रहा है। तो गर्म हीटिंग,
तो इसको करने का मतलब सिंपल सी बात है कि इनका तो बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहता है। जो भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में हमारे आसपास पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑलरेडी वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने पहले ही काफी ठंडा कर दिया है। अब यही लिक्विड एयर अब इसे गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म हम करते हैं, सपोज कोई कंटेनर में हम इसे गर्म कर रहे हैं, दिस इज द कंटेनर, और इसमें हम गर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हवा जो है ऊपर जब जाएगी और ये जो कंटेनर होगा, ये जो कॉलम होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, जहाँ की वो सारी प्रक्रियाएं होगी जो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़े हैं। तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये तीन गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जो कि ज़्यादा आसानी से वो वेपराइज हो जाए, वेपर बन जाए। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी के लिए कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 183 डिग्री सेल्सियस है। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -186 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज थ्री गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही निकल चुका, दिख रहा है कि नहीं पीछे आपको, चलिए ठीक है, नाइट्रोजन तक तो दिख रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होना है। अब पहले आप माइनस में है, गौर करना है, ये जो आपको दिखाया गया है बॉइलिंग पॉइंट, ये माइनस में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको खुद ही जज करना है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जो कि सबसे पहले वेपराइज होगा, सबसे कम किसका है। तो निगेटिव में जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी मानी जाएगी। तो ऑब्वियसली सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ नाइट्रोजन का है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है। जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन तेजी से वेपर बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना, ये डिस्टर्ब करेगा और वो सारा प्रोसेस होगा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है। अब देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्लास बीड्स ही हों, ऐसा कुछ भी हम डाल सकते हैं जिससे कि वो वेपर ऊपर आसानी से नहीं जाए, उसे परेशानी हो जाने में, उसे अधिक समय लगे जाने में, और वो कंडेंस होने का उसे मौका मिले। जैसे आपने देखा था कि वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो था उसमें बीड्स लगे हुए थे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बीड्स ही लगे हों, ऐसा भी होता है कि इसमें प्लेट्स होते हैं इस ढंग से, और ये प्लेट्स दोनों तरफ से, ये पर्पस क्या है, ये हवा जो है, ये जो वेपर नीचे से आ रहा है सीधे यहां तक में पहुंच जाए। वो अब जैसे हवा जब आएगी नीचे से वेपर बन करके, कुछ भी आएगा, किसी भी चीज का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, तो पहले तो यहाँ आएगा, यहाँ रास्ता बंद है तो इधर मुड़ेगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ रास्ता बंद है, फिर इधर मुड़ेगा, यहाँ रास्ता बंद है तो इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, देखता रास्ता बंद है, फिर इस रास्ते को आएगा, फिर ऊपर जाएगा, देखता रास्ता बंद है, फिर इधर मुड़ेगा। तो काफी वक्त लग जाएगा, और इस पीरियड में काफी ये ठंडा हो जाएगा। इतना वक्त लग रहा है जाने में, तो ये वेपर ज्यादा देर तक तो वेपर रहेगा नहीं, उतना टेम्परेचर ऊपर तो इसे मिल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये फिर कंडेंस हो जाएगा। तो वही होता है यहाँ। तो नाइट्रोजन भी ऊपर चढ़ रहा है बहुत तेजी से, उसके पीछे पीछे आर्गन है, क्योंकि आर्गन जस्ट उसके पीछे, इससे 10 डिग्री सेल्सियस इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि पहले नाइट्रोजन वेपर बना, फिर उसके नीचे नीचे आर्गन भी बन गया। तो ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में निकलेगा, सबसे ऊपर वाले पार्ट में निकलेगा वो नाइट्रोजन निकलेगा।
ऑर्गन का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो ऑर्गन यहाँ तक तो नहीं ही पहुँच पाएगा, बार बार वो ड्रॉप होगा, उसका कंडेंसेशन होगा, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के बाद है। यहाँ भी एक एग्जिट निकालेंगे और यहाँ कलेक्ट कर लेंगे हम आर्गन को, यहाँ हम नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लिए, यहाँ हम आर्गन को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सबसे लेट ये बॉइल करेगा और ये बेचारा थोड़ा बहुत अगर वेपर बनता भी है तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसे कुछ खास बैकअप नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रॉप होकर के फिर यहीं गिर जाएगा और यहीं से हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगा। जब लगेगा सारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से वेपोराइज हो गया, तब यहां से हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन ही हमें मिल जाएगा। ये लिक्विड ऑक्सीजन है क्योंकि ये वही ऑक्सीजन है जो वेपोराइज नहीं हो सका। वेपोराइज यहाँ पर मौका मिला नाइट्रोजन और आर्गन को, तो हमें क्या दिक्कत है, हम लिक्विड ऑक्सीजन ही तो चाह रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हमें है और कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो अच्छी बात है, वो लिक्विड फॉर्म में ही मिल जाए, इसे सिलेंडर्स में बंद करके हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो अभी आपने देखा होगा कोविड का चल रहा है सेशन, और कोविड के सेशन में ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड बढ़ गई थी, तो लिक्विड सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कैसे निकलता है, कहीं से नहीं आता, ये हमारे हवा में ऑक्सीजन है, इसमें इसे सेपरेट कर दिया जाता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया गया, ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो ये तरीका है। तो आफ्टर लॉन्ग फिर से कहाँ चले आए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक यूज है। इसी तरह का एक आपको बताया गया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी होता है। जैसे आपको पता होगा कि जमीन के नीचे से जो पेट्रोलियम निकलता है दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल कहलाता है और उसमें बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो हमारे यूज के हैं वो मिले हुए होते हैं, सबके सब मिसिबल हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो हाउ विल वी सेपरेट इट, कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल यूज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो जो क्रूड ऑयल जो आ रहा है जमीन के नीचे से, उसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है पाइप के थ्रू, और रिफाइनरीज में उस क्रूड ऑयल को सबसे पहले क्या किया कि गर्म किया। गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दे विल स्टार्ट टू वेपराइज, ये वेपराइज करना शुरू करेंगे, ये वेपर्स बनेंगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो वेपर्स जब बनते हैं ये, तो वहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका है वो सबसे पहले वेपर बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा। और हमारे पास एक होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वहां भी, तो उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली जो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। यहां भी आप देख रहे हैं सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला नाइट्रोजन सबसे ऊपर चला गया। तो सपोज दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दिस इज द, और इसे इधर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। चलिए ठीक है, तो यहां पर इसमें कई तरह के होते हैं, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, पेट्रोलियम होता है, या एलपीजी गैसेस होते हैं, ये सभी होते हैं। कई तरह के इसमें प्रोडक्ट्स आपस में मिक्स्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं। हमें सबको सेपरेट करना है। हमने जैसे ही गर्म किया इस क्रूड ऑयल को, जैसे ही हमने इसे गर्म किया तो ये वेपर बनेगा, और वेपर बनने के बाद ऑब्वियसली इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे। तो वेपर्स जब ऊपर जाएंगे तो इसमें सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज एलपीजी के रूप में हम जिसे यूज करते हैं, पेट्रोलियम गैसेस, डिफरेंट गैसेस पेट्रोलियम के, वो यहाँ चले आते हैं सबसे पहले ऊपर पर, क्योंकि ये सबसे पहले वेपर बना और फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में ये ऊपर तक पहुंच गया गैस के फॉर्म में, और इसे यहां से हमने निकाल लिया। चलो कहीं से भी निकाल लिए, ये गैस कौन सा गैस था, ये पेट्रोलियम गैस।
पेट्रोलियम गैस क्या है, जैसे सपोज आप मान लीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक प्रकार का अल्केन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा जाता है, खास करके अल्केन्स जो होते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन, आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, दे आर गुड फ्यूल्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। इसे फिर से लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, जिसे LPG कहते हैं हम लोग। तो सबसे ऊपर तो चला गया पेट्रोलियम गैस, उसके ऊपर यहां तक पहुंचने में सफलता मिली, वो क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल जिसे हम लोग यूज करते हैं, यहां पेट्रोल मिल गया। यानी कि पेट्रोलियम गैस के बाद सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहा होगा, पेट्रोल का रहा होगा। पेट्रोल के बाद यहां पर हमें मिल जाता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल यानी कि इससे ज्यादा ऊपर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नहीं चढ़ पा रहा है बेचारा, तो इसे हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया। उसके नीचे एक प्रोडक्ट ऐसा है जो यहीं तक पहुंच पा रहा है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसे हम लोग यहां निकाल लेंगे, इसे कहते हैं हम लोग डीजल। ये डीजल भी हमें यहां मिल गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, we can separate, we can use fractional distillation method here, and we can separate the components of crude oil very easily. ये हमें डीजल मिल गया। कुछ ऐसे बच जाते हैं नीचे में पेंदी पर जो वेपराइज नहीं करते हैं, वेपर्स नहीं बन जाते हैं, इसमें से बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं, या फिर कोल तार वगैरह निकालते हैं हम लोग, वैक्स वगैरह इससे निकाला जाता है, उसका भी यूज है हमारे लिए, कई तरह का यूज है। तो ये भी एक हमारा एप्लीकेशन हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का, कि हम यहाँ भी मिसिबल लिक्विड्स हैं आपस में मिले हुए क्रूड ऑयल में, और उसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमारा सेपरेटिंग मटेरियल्स ये टॉपिक भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस क्लास को ख़त्म करने से पहले हमें लगता है कि एक बड़ा ही यूनिक मेथड ऑफ सेपरेशन है और उसका काफ़ी यूज़ है हमारे लिए, उसकी चर्चा भी हम 5 मिनट में कर लेते हैं। वो क्या है, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जिक्र है आपके टेक्स्ट बुक में, NCERT में, तो इसे जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को जरा सा समझ लें। थोड़ा सा स्पेस उसके लिए चाहिए, या बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है नहीं, चलिए यहीं पर हम लोग देख लेंगे। अभी तक आपको याद होगा, आपने एक तरीका पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपने क्या देखा था, लिक्विड में सपोज कोई इंक था, इंक है, उसमें क्या है, वाटर में घुला हुआ कुछ पाउडर्ड मटेरियल है। हम पानी को अगर इवेपोरेट करवा दिए तो फिर से हमें वो डाइज मिल जाते हैं पाउडर के रूप में, तो वो मेथड कहलाया इवेपोरेशन। तो आपने कभी सोचा कि ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आपके टेक्स्ट बुक में इवेपोरेशन में इंक का ही क्यों एग्जांपल दिया। इंक तो हमारे लिए उतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो स्याही से लोग लिखते नहीं हैं, या कलर्स भी हर अवसर पर यूज होता नहीं है, लेकिन साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन का वहाँ पर एग्जांपल क्यों नहीं दिया गया है। तो एक्चुअली उस प्रोसेस से अगर हम साल्ट या शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो वो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, वो बहुत प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी इवेपोरेट कर गया और नीचे जो सपोज शुगर सॉल्यूशन हमने लिया था तो चीनी नीचे जल जाती है, ऐसा भी होता है उस प्रोसेस में। तो उसका एक अल्टरनेट सोचा गया, उसका एक अल्टरनेट निकाला गया है, और वो है, चलो इसे हम ग्रीन कलर से लिखते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। वो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसे सिंपली ऐसा समझिए
कि सपोज आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, चीनी का घोल ले लिया है, तो सबसे पहले वो घोल कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए, यानी कि कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम, जितना कम से कम पानी हम दे सकें, और उसे हम कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड होने का मतलब है कि शुगर पार्टिकल अधिक से अधिक हो जितनी कैपेसिटी उस वाटर की है उतना शुगर पार्टिकल उसमें सफिशिएंटली रहे। खैर, अब उसे क्या करते हैं हम लोग? उसे गर्म करते हैं, और गर्म भी धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे करेंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट करेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। एक तो ऐसे ही गाढ़ा हमने लिया ही था, और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब देखेंगे कि बिल्कुल गाढ़ा अब ये बचा है, सॉलिड नहीं हुआ है, 100% वाटर अभी इवेपोरेट नहीं किया है, मानकर चला जाए कि 20-25% वाटर अभी उसमें है, तो हम उसकी हीटिंग बंद कर देते हैं, उसे ढक कर कहीं रख देते हैं। ऐसे ही कुछ देर के बाद 2-4 घंटे उसे छोड़ देने के बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तो आप देखेंगे क्या कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो दाने के रूप में या ढेले के रूप में सेपरेट हो गए जगह जगह, और पानी को छोड़ दिया, पानी अलग हो गया है। तो वैसे जो शुगर पार्टिकल्स आपको बचे, वैसा जो शुगर आपको मिला है वो ज़्यादा प्योर माना जाता है, और यहाँ पर चीनी के जलने वगैरह का भी कहीं कोई ये नहीं है, चक्कर नहीं है। तो वो जो क्रिस्टल के रूप में हमें मिला, दाने के रूप में या ढेले के रूप में, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये यूनिक प्रोसेस है, और इसकी खासियत क्या है कि इसमें हमें प्योर फॉर्म, यानी कि सारे के सारे शुगर सेग्रीगेट हो गए, एक जगह ढेला बना लिया, पानी को छोड़ दिया, या और भी पानी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे, गंदगी भी होंगे, तो उसे भी छोड़ दिया, सारे के सारे शुगर एक जगह एग्रीगेट हो गए। आपने देखा भी होगा कभी कभी घरों में या मिठाई की दुकान में भी कहीं कुछ ऐसा सीन आपको दिखा होगा, जब शुगर सॉल्यूशन का वो चाशनी वगैरह बनाते हैं, बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसे हटा के रख दिया जाता है, कुछ देर के बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, सॉलिड लेयर शुगर का जमता है। वो क्या है? वो क्रिस्टल बन गया। दैट इज ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। नमक के लिए भी यही प्रोसेस लोग अपनाते हैं, उसका इवेपोरेशन नहीं करवाते हैं, वेपराइजेशन करवाते हैं। छोटे छोटे टैंक्स बना दिए जाते हैं समंदर के किनारे, या खेत टाइप का रहता है, उसमें समंदर का पानी किसी भी तरह से उसमें पहुंचने की व्यवस्था की जाती है, और वो धीरे धीरे वेपराइज होता है। पानी जब बहुत कम बचता है तो वो खुद क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टलाइज जब हो गया तो वो जो साल्ट हमें मिला वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिला। और भी कुछ एग्जांपल्स जैसे आपके बुक में है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए, गाढ़ा बना दीजिए, और उसे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए तो और भी पानी उड़ जाएगा, फिर उसे रख दीजिए तो फिर ढेले के रूप में वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और इसका काफ़ी यूज है। बल्कि यहाँ तक कहा जाए कि हम लोगों ने जो इवेपोरेशन रिएक्शन पढ़ा था वो काफ़ी कम यूज होता है, ज़्यादातर यही यूज होता है। इवेपोरेशन में एक और दिक्कत क्या है ना, कि जब हम इवेपोरेट किसी भी चीज़ को करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये क्या है, ये तो एक केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है कि वो गर्मी की वजह से, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कंपाउंड्स हैं वो टूट जाए, अलग हो जाए उनके कंस्टिट्यूएंट्स किसी भी तरह से, ऐसा भी हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं होता है, और उसमें प्योर फॉर्म में सब्सटेंसेस नहीं हमें मिलते हैं, इसमें प्योर फॉर्म में मिलता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी एक तरीका है, और काफ़ी यूज में आने वाला तरीका है, मेथड ऑफ सेपरेशन है ये। तो कुल मिला करके हमारा ये चैप्टर ये समाप्त हो गया। हमने शुरू से ही प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। एलिमेंट कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। और बेसिकली हमारा इस चैप्टर में फोकस रहा मिक्सचर पर। मिक्सचर होमोजेनस हो सकते हैं, हेट्रोजेनस हो सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पर कुछ खास चर्चा, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
उसके सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट्स। फिर हम लोग आगे थोड़ा बढ़े तो हमने देखा कि सारे सॉल्यूशंस एक जैसे नहीं थे, उनके पार्टिकल के साइज के बेसिस पर हमने उन्हें कॉलोइड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में फिर डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। सबका अलग अलग नेचर, सबके पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, जिसमें कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिंडल इफेक्ट की चर्चा हुई थी। और फिर हम लोगों ने सेपरेटिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द टॉपिक सेपरेटिंग मटेरियल्स, और ये लास्ट वीडियो। तो कुल मिलाकर के आपका सेकेंड चैप्टर करीब करीब खत्म हो चुका है। और अब हम लोग फिर देखते हैं केमिस्ट्री या बायो का कोई एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पीरियोडिक टेस्ट।